मैं मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये अमेरिका और ईरान हमारे साथ कर क्या रहे हैं। अब आपको मैं दो तीन खबरें बताता हूँ तो मैं तो सर पकड़ के बैठा हूँ जब से मैंने पढ़ी हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि ट्रंप ने ट्रंप से अभी अपनी प्रेसिडेंटशिप संभल नहीं रही। नवंबर का आने वाला इलेक्शन को समझ नहीं आ रहा उसने जीतना है कि कितनी बुरी तरह हारना है। ईरान की वॉर के अंदर वो जलील ख्वार हुई है पूरी अमेरिकन फोर्सेस जो हैं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है मेरे सामने जो है कि ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारने के ऑप्शन पे गौर करना शुरू कर दिया। और उसमें अब कोई कह रहा है कि नहीं जी बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे तो पहाड़ है, वो तो बड़ा टफ टेरेन है, वहाँ तो जाना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरे कह रहे हैं कि नहीं जनाब, अमेरिका के पास सलाहियत मौजूद है, अमेरिका जो है वो ये काम कर सकता है, बस 25-50 हज़ार सोल्जर्स लाने की ज़रूरत है। वैसे भी वहाँ से इराक से उन्होंने कह दिया 30 सितंबर में इराक से पूरी वापसी हो जाएगी अमेरिकन सोल्जर्स की। दूसरी खबर आप सुन लें कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अब ईरान के अंदर जाके उनका जो पैकेक्स माउंटेन है, जो उनकी सजेस्टेड न्यूक्लियर फैसिलिटी है लोकेशन, कहा है कि इसके अंदर जाके वो अटैक करेंगे। हालांकि बहुत से लोगों ने समझाया कि जनाब वो इतना अंदर जाके वो बंकर बना हुआ है जहाँ पे दुनिया के बड़े से बड़ा बारूद, बड़े से बड़ा मिसाइल नहीं पहुँच सकता। लेकिन ट्रंप ने ये कहा है कि जनाब अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को, जिसको वो लास्ट ईयर जुलाई वाली वॉर में ईरान की ख़त्म कर चुका है अपने तईं, और इस 40 रोज़ा वॉर में भी ख़त्म कर चुका है, लेकिन वो समझ रहा है कि ख़त्म नहीं हुई हुई। यहाँ अटैक करेगा। ये पहाड़ सतह समुंदर से 1600 मीटर बुलंद है, जहाँ एक इंतहाई महफूज ज़ेर ज़मीन जौहरी कॉम्प्लेक्स बकौल अमेरिका के तैयार किया जा रहा है। और इसको यूरेनियम इनरिचमेंट यहाँ पे की जा रही है या की जानी शुरू होनी है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से 28 फरवरी को होने वाली जंग और बाद 12 रोज़ा जंग के दौरान भी इसको निशाना बनाया गया था। लेकिन अब जो ट्रंप ने रिजॉल्व किया कि मैंने इसको उड़ाना है, तो लग ऐसे रहा है कि इसका बाल बेका नहीं हुआ। तो अब दूसरी खबर ये है कि वो अमेरिका जिससे ना वॉर संभल रही है, ना ईरान संभल रहा है, ना ऑयल संभल रहा है, ना प्राइजेज, वो ज़मीनी फ़ौज उतारने का भी प्लान बना रहा है। ईरान के जो साउथ के आइलैंड्स हैं उन पे भी जाने का प्लान बना रहा है, और ईरान के अंदर जाके उसकी उस फैसिलिटी को भी निशाना बनाने का प्लान बना रहा है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट आई है जिसमें वो बता रहे हैं कि क्या अमेरिका जो है वो ईरान के जजीरों पे कब्जा कर सकता है। और वो बता रहे हैं कि हाँ जनाब, अगर 50,000 फौजी तैनात किए जाए, बहरी फ़ज़ाई राबी हमला सलाहियत तो मौजूद है अमेरिका के पास, ये सब लाई जाए तो अमेरिका ये भी कर सकता है। तो मैं तो हैरान हूँ कि इस तरह की रिपोर्टें जब डोनाल्ड ट्रंप को मिलती होंगी, जो अभी 1-2 दिन पहले भी वॉर क्राइसिस रूम में बैठे हुए थे, ईरान के ऊपर ब्रीफिंग ले रहे थे, तो अच्छे भले बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है। लोग कहते हैं जनाब सर मसला ही कोई नहीं है, 50,000 फौज यहाँ से वहाँ भेजें, इधर से उधर भेजें, जजीरे के अंदर इधर से उधर भेजें, ईरान को अब हिला के रख देंगे। और ट्रंप जो है, क्योंकि उनको शौक़ तो है शेखी खोरे बातें सुन के खुश होने का, तो मेरा ख्याल है वो इस चक्कर में अगर उन्होंने ये फैसला कर दिया तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। लेकिन जिस बात का अमेरिका के प्रेसिडेंट को किसी ने नहीं बताया ना, वो मैं बताने लगा हूँ अभी। जिस बात का अमेरिकन अवाम को नहीं पता, वो भी मैं आपको भी बताने लगा हूँ। जिस बात का पता होना चाहिए अमेरिका की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को तो पता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को, हु सपोजिटली कॉलिंग द शॉट्स फॉर दिस वॉर, वो बात वो जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ, वो है अमेरिका के एक डिफेंस के मुशीर साबिक और इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की सनसनीखेज रिपोर्ट है, जिसने मुझे तो हिला के रख दिया। पता नहीं अमेरिका अब तक हिला कि नहीं हिला। उसमें डिटेल शाया की उन्होंने कि इस जंग ने अमेरिका की जो वेपनरी है, म्यूनिशन है, उसके गोला बारूद की सलाहियत, उसके मिसाइल, उसके उनको इतना कम कर दिया है कि अमेरिका इस वक्त इतना वल्नरेबल है कि अगर लेट्स सपोज चाइना अमेरिका के साथ जंग शुरू करते तो अमेरिका जंग हार जाएगा। अमेरिका के पास चाइना को करने की सलाहियत ही मौजूद ही काउंटर। जरा रिपोर्ट सुन लें, ये रिपोर्ट सबसे अहम है जो आई है कि 28 फरवरी शुरू होने वाली जंग के बाद अमेरिका अपने कम से कम 4 अहम तरीन हथियारों का तकरीबन निसफ ज़ख़ीरा इस्तेमाल कर चुका है, और जबकि जंग पर अरबों डॉलर मालियत का असला भी खर्च हो चुका है। इन हथियारों के ज़ख़ायर दोबारा मुकम्मल होने में चंद माह से लेकर कई साल तक लग सकते हैं। और इस जंग ने 39 रोज़ के अंदर फौजी कार्रवाइयों के दौरान अमेरिका ने ईरान में 13,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया, उसमें हथियार ये यूज़ हुए। इन हमलों में अमरीकी फ़ौज ने बुनियादी तौर पर जदीद तरीन तवील फासले तक बार करने वाले मिसाइलों और फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों का इस्तेमाल किया, जो आधे ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। इनमें जो जितने मिसाइल जिनकी म्यूनिशन आधी रह गई है, उनमें जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ, टॉम हॉक मिसाइल्स, स्टैंडर्ड मिसाइल, प्रिसाइजन स्ट्राइक मिसाइल्स टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया, स्टैंडर्ड मिसाइल 6, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, ये सब शामिल हैं। और मैं अगर आपको चार्ट दिखा सकूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस हमाकत से अमेरिका का जो अपना दिफा है अमेरिकन लोगों का, वो कितना इस वक्त खतरे में आ चुका है। ये चार्ट अगर हम दिखा सकें कि इस वक्त
अमेरिका ने जब जंग शुरू की तो फॉर एग्जांपल टॉम हॉक जो अटैक मिसाइल थे वो 3,000 थे। इस ईरान की वॉर में 1,000 यूज़ हो चुके हैं, लेस देन 2,000 रह चुके हैं। जॉइंट एयर टू सरफेस जैसम जो है 4,000 में से 1,100 इस्तेमाल हो चुके हैं। PRSM 90 में से 70 इस्तेमाल हो चुके हैं। स्टैंडर्ड मिसाइल SM-3 410 में से 250 के करीब इस्तेमाल हो चुके हैं। इसी तरह पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर 2,330 थे जंग से पहले, लेकिन अमेरिका ने अपनी इस जंग की वजह से 1,430 के करीब इनको भी ज़ाया कर दिया। अब अगला सवाल ये है कि चलो ज़ाया तो हो गए जंग में, तो कितना अर्सा लगेगा दोबारा इनको अमेरिका को अपने असले का वो पूरा करने में? उसकी भी डिटेल क्राइसिस ग्रुप इंटरनेशनल ने शाया कर दी है। अमेरिका को अपने टॉम हॉक मिसाइल्स को वापस उस जगह पे जाने में ज़ख़ीरे को जो ईरान वॉर से पहले थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 से 5 साल लगेंगे। जैसे मिसाइल 1 साल, PRSM मिसाइल 8 महीने, SM-3 मिसाइल 3 साल, इसी तरह थर्ड मिसाइल जो डिफेंस के लिए यूज़ होता है 3 से 3.5 साल, पैट्रियट मिसाइल 3 साल। ये पोजीशन इस वक्त हुई हुई है और इस चक्कर के अंदर अमेरिका की वर्ल्ड पावर की जो हैसियत है वो बहुत बुरी तरह डैमेज हो रही है। दुनिया देखती है अमेरिका की तरफ वेपनरी के लिए, सऊदी अरब भी देखता है और लोग भी देखते हैं, इवन टर्की भी देखता है। रिसेंटली यूक्रेन के साथ जो एग्रीमेंट अमेरिका ने किया था कि जो हम आपको बचाएंगे उससे अपना, इनसे ये जो इनके ड्रोन्स आ रहे हैं या इनके मिसाइल आ रहे हैं रशियंस के, आपको थर्ड मिसाइल और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देंगे। अब करंट सिचुएशन में यूक्रेन ने जिसको अर्जेंटली सिस्टम चाहिए था, उन्होंने अपना, उनको वो सिस्टम नहीं मिल सकता क्योंकि यूएसए के अपने पास सिस्टम खत्म हो गया ईरान वॉर की वजह से, खत्म, कम आधा। जापान ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था अमेरिकन कंपनीज को और वो ऑर्डर जो है क्योंकि डिले हो गया तो वो ऑर्डर भी अब कैंसिल नजर आ रहा है, जापान अब किसी और तरफ जाएगा। स्विट्जरलैंड जो है उसका भी ऑर्डर डिले हो गया है और वो उसने फ्रांस, इजराइल और साउथ कोरिया से परचेज करने के लिए टॉक शुरू कर दी। ओवरऑल अमेरिका ने इस जंग में अपनी इकॉनमी को तबाह कर दिया, अपने पैसों को तबाह कर दिया, असले के ज़ख़ीरे को तबाह कर दिया, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, अपना वर्ल्ड का इमेज तबाह कर दिया। लेकिन अमेरिका अभी भी इस जंग में आगे आगे है। रोज़ हर घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद हमले हो रहे हैं ईरान के ऊपर और ईरान जो है उसने जवाब दिया है ये कहकर कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो कहा था ना हम ब्रिज उड़ा देंगे और अब पावर प्लांट उड़ा देंगे, तो अब ऑब्वियसली ईरान का मिसाइल अमेरिका तक तो पहुंच नहीं सकता। तो ईरान ने ये कहा है कि जनाब हम जो है ना, ये जितने खलीजी ममालिक हैं जो अमेरिका के थादी हैं, हम इनका इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे। और आप सोचें कि अगर हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं जो दुनिया भर में जिनकी USP जो है एक वाइब्रेंट इकॉनमी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी स्टेट्स हैं, ये यहाँ दुनिया का हर बंदा बिजनेस कर रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, दुबई कह लें, कुवैत कह लें, आप कतर कह लें, बहरीन कह लें। इसमें अगर ये मिसाइल पड़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे हमला हो रहा है, पुलों पे हमला हो रहा है, बिल्डिंग्स पे हमला हो रहा है, पावर प्लांट्स पे, ऑयल प्लांट्स पे, पानी साफ करने के प्लांट्स पे हमला ईरान कर रहा है मुकाबले के अंदर, क्योंकि अमेरिका उसके पावर प्लांट्स पे, अमेरिका उसके ब्रिजेस पे हमला करेगा। तो आप सोचिए दुनिया की इकॉनमी तो हिलेगी, गल्फ़ कंट्रीज़ कहाँ स्टैंड करेंगे? इन तमाम चीज़ों के बाद भी अमेरिका और ईरान दोनों इस जंग में ऐसे कूदे हुए जैसे कि 2 बच्चे नहीं होते जो एक गेम को एंजॉय कर रहे होते। मतलब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ना ट्रंप को कोई फ़र्क पड़ रहा है कि यार हमारी इकॉनमी कहाँ चलेगी। अभी रिसेंट पोल आया है इकॉनमिस्ट का, उसके नज़दीक 57% अमेरिकन की राय है एक दफ़ा फिर कि ये जंग गलत थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा इस बात से। ईरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिसको इतनी फैंटी पड़ रही है, उसको इतने बंदे मारे जा रहे हैं, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बल्कि वो तो सोच रहा है कि वो रेड सी वाला जो वो चैनल है जहाँ से पूरे यूरोप को 10% एनर्जी कॉरिडोर है, उसको भी चोक कर दे बाबल मंदब को बंद करके। वो हूतियों को, वो मैं आपको अभी रिपोर्ट शेयर करता हूँ, वो हूतियों के साथ वो क्या उनको ट्रेंड कर रहा है इस वक्त ईरान। इस सारी सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया का नुकसान, पूरे यूरोप, पूरे एशिया, पूरे अमेरिका का नुकसान। तो समझ नहीं आ रही कि ये जंग क्यों हो रही है और किसके लिए की जा रही है। साजिद तारड़ साहब, आप अमेरिकी अमूर के माहिर हैं, ट्रंप साहब के मुशीर रह चुके हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक़ गवर्नर सिंध, मेजर रिटायर्ड तारिक रशीद साहब और आमिर इलियास राणा साहब। ज़ुबैर साहब, ये अभी आपको मैंने डाटा पढ़ के बताया, अमेरिका के तो बड़े बुरा हालात हैं। बजट में वो ज़्यादा मांग रहे हैं, दिफाई बजट को बढ़ा रहे हैं, ट्रिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स। गैसोलीन की प्राइस अब जा चुकी हैं, उनके ग्रॉसरी के बिल ऊपर जा चुके हैं। पूरी दुनिया से मलामत अलग जगह हो रही है। अमेरिका का एजेंडा है क्या इस सारी वॉर का? इसमें पूरी दुनिया को एंगेज किया है, हमारे प्रोग्राम्स को भी। इन शॉर्ट देखिए, 2 चीज़ें हैं जो आपने इंट्रोडक्शन इतना डिटेल में दिया, बड़ा अच्छा दिया है। अमेरिकन इकोनॉमी का तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा नुकसान उसको हो चुका है।
और मजीद होगा और पता नहीं कितने महीने और लगेंगे, उसके असरात रहेंगे, और उसके असरात फिर नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शन हैं उसमें भी नजर आएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अमेरिकन पब्लिक जो है उसमें, जैसे आप पेट्रोल की प्राइसेस हैं या दूसरी अशिया हैं, उनकी कीमतें जब ऊपर जाती हैं तो उनका एक इमीडिएट रिएक्शन आता है। और वो प्रेसिडेंट ट्रंप की अगर आप अप्रूवल रेटिंग देख लें तो वो बहुत ही नीचे आ चुकी है। किसी भी प्रेसिडेंट के लिए इस वक्त प्रेसिडेंसी के इतनी नीचे नहीं थी। तो जी वो तो फेस कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है एक चीज जो हमें डोनाल्ड ट्रंप को समझने में मुश्किल हो गई, मुझे तो कोई मुश्किल नहीं थी, मुझे तो उस दिन ही उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया था कि इज ही इवन नॉर्मल, जब उन्होंने कनाडा पर अपनी सोवरेनिटी कायम करने की कोशिश की थी। एक ऐसा मुल्क जिसके साथ बेहतरीन ताल्लुकात है पिछले 200 साल से, उस पर आप 51st स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, ही इज अनट्रस्टवर्दी, ही हैज नो क्रेडिबिलिटी। अभी आप देख रहे हैं 2 दिन पहले उन्होंने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कहा कि 20% चार्ज करेंगे, कोई मैकेनिज्म नहीं पता। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो पहले ही हंस रहे थे कि ये 20% चार्ज करने का तरीका क्या होगा, उसके दूसरे दिन रिवर्स कर दिया, और रिवर्स उससे मज़ाक़ खेज रीजन की वजह से कर दिया कि जी ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ये सारे ममालिक यूनाइटेड स्टेट्स में, इसलिए हम इनसे नहीं लेंगे। तो मतलब ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। प्लीज, पाकिस्तान एंड ऑल मिडिल ईस्टर्न लीडर्स मस्ट अंडरस्टैंड, जैसे यूरोप ने अंडरस्टैंड कर लिया था। यूरोप उनके सपोर्ट में नहीं आया इस जंग में, चाइना नहीं आया, रशिया नहीं आया, जापान नहीं आया, साउथ कोरिया नहीं आया। जितने भी ममालिक हैं जो पहले उनके रिलेशनशिप भी अच्छे थे, कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं आया। अमेरिकन पब्लिक उनके साथ नहीं है। दूसरी चीज मेरा ख्याल है, मैं डिसएग्री करूंगा, ये जो रिपोर्ट आपने शो की थी कि ईरान के साथ थोड़ी सी जंग में अगर उनका इतना आर्मामेंट्स खत्म हो गए और उसको 4-5 साल लगेंगे, आई डोंट एग्री विद दैट एट ऑल। क्योंकि अमेरिका की जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है या आप अमेरिका की जो मिलिट्री माइट है, वो एक आलमी जंग लड़ने के लिए तैयार होती है, आपको भी पता है। तो ये यहाँ तो एक ईरान से थोड़े से बम्बिंग हुई थी, और आपको पता है कि पहला जो सीज फायर हुआ था, पहला सीज फायर वो अप्रैल 8 को हुआ था, यानी कि तकरीबन 5 हफ्ते बाद हुआ था। उसके बाद तो तकरीबन सीज फायर रही है, अभी थोड़े बहुत 2-4 बॉम्ब गिराए हैं। तो इतना वीक अमेरिका तो हो ही नहीं सकता, इतना वीक तो डेनमार्क का स्वीडन नहीं होगा कि 5 हफ्ते वो कहीं बमबारी करें और उनकी सारी आर्मामेंट इंडस्ट्री खत्म हो जाए। आई डोंट एग्री विद नहीं नहीं, उनकी दैट एट सारी ऑल। आर्मामेंट इंडस्ट्री खत्म नहीं हुई जुबैर भाई, आप तो दिल पे ले गए बात। सारी आर्मामेंट मैं इंडस्ट्री खत्म अपना नहीं हुई। तथ्य दे रहा मैंने हूँ। आपको बताया, नहीं नहीं, आपने ये कहा ना सारी आर्मामेंट इंडस्ट्री खत्म होगी, बिल्कुल खत्म नहीं, उनके टैंक्स भी इंटैक्ट है, उनके जहाज भी इंटैक्ट है। मैंने जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो उन्होंने यूज़ किया, जो खास मिसाइल्स उन्होंने यूज़ किए, 4 म्यूनिशंस की बात की गई और जो बड़े स्ट्रेटेजिक है, बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसमें ये कहा गया खासतौर पे कि अमेरिका का असल दुश्मन तो चाइना, जिसके लिए अमेरिका तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के लिए थोड़ी तैयारी की थी अपनी जिंदगी में, या किसी और इंडिया के लिए थोड़ी तैयारी कर रहा था। आज अगर जंग हो जाएगी तो चाइना के साथ यही 4-4 हज़ार माइल वाले जो मिसाइल्स हैं, इनकी जरूरत पड़नी थी ना, या जरूरत पड़नी है, वो अमेरिका ने चलाए हैं। जिन लोगों ने खाए, आप तो ईरान में नहीं, आप कराची बैठे, मैं लाहौर में बैठा हूं, जिन्होंने वहां मिसाइल खाए उनको पता है ना कितने मिसाइल और जहां से चले हैं उनको पता है। अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी जितनी कंपनीज हैं आर्मामेंट जो बनाती हैं वहां पे, उनको कहा है कि आप क्वार्टेबल कर 4 गुना स्पीड बढ़ा दें मैन्युफैक्चरर की। और दूसरे ऑर्डर्स जो है वो डिले हो गए इसी वजह से कि अमेरिका को अपनी स्टॉक्स को जो है पूरा करने के लाले पड़ गए हैं। तो ये तो एक रिपोर्ट फैक्ट के साथ आई हुई है, लेकिन आप ये ना समझें कि मैं अमेरिका की सारी वॉर मशीनरी डाउन हो गई है। अमेरिका ने जो मिसाइल्स यूज़ किए पागलों की तरह, जो उनको उड़ा के रख दिया ईरान को, इतना मारा उन्होंने, 1 साल पहले भी मारा, फिर मारा। और मिसाइल ऑब्वियसली बनने के अंदर जिसका जितना टाइम है, वो तो एक रजिस्टर्ड सी बात है ना कि एक मिसाइल जो है वो एक गाड़ी बनने में पता नहीं कितने महीने लगे, तो मिसाइल है उसमें लगेंगे 4 साल, तो लगेंगे 4 साल। उसमें अब क्या हो सकता है, आप और मैं क्या कर सकते हैं? जी जी जुबैर साहब। मेरा ख्याल है, मेरा ओपिनियन ये है कि जब आप उसकी अपने पूरे जो एमिनेशन और जो भी आपको एक जंग लड़ने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, उसमें मिसाइल्स भी हैं, टैंक्स भी हैं, जहाज भी हैं, तमाम चीज़ें। अब ये जनरल साहब ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकेंगे। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि वो उसमें सब में बैलेंस होता है, और वो ऐसा हो नहीं सकता कि 5 हफ्ते की जंग लड़ के आपने अमेरिका के अभी कहा पास। है कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट अ बैलेंस वॉर एक्चुअली, वो ही पागलों इज की नॉट तरह करी जा नॉर्मल, रहे हैं। बट अमेरिका की जो पेंटागन है वो तो कंटिन्यूस वही प्रोसेस में रहती है, चाहे एक प्रेसिडेंट आए या दूसरा प्रेसिडेंट आए। ठीक है उनकी जो तैयारी है मोर और लेस वो तो सेम रहती है ना। सर, आपका ये उन, पॉइंट आ गया जुबैर साहब। अब मैं आपको आई कोट साजिद तारड़ साहब, आई कोट अमेरिकन जो वजीर दिफा हैं जो वॉर के हैं, पीट हेग्सेथ, उन्होंने ये मई में कहा था, और ये जुबैर साहब के लिए भी है
कि मुख्तलिफ हथियारों की तैयारी और ज़खायर की बहाली में हमें चंद माह से लेकर कई साल तक का वक्त लग सकता है। तो ज़ुबैर साहब तो इसलिए इसको अपोज कर रहे हैं इस रिपोर्ट को कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका को हमदर्दी ना मिल जाए कि यार हाय हाय अमेरिका के इतने स्टॉक्स कम हो गए। वो मरवाना चाह रहे हैं आपको कि नहीं जनाब आप जंग जारी रखें और जलील हों। लेकिन तारड़ साहब आप अमेरिकन शहरी है, आप डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर रहे, आप ज़ुबैर साहब की बातों बिना आप इस रिपोर्ट को सीरियसली लें। आप कुछ समझाएं उसको कि भाई आदि आपके ज़खायर अहम तरीन मिसाइल्स के उड़ चुके हैं, आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां जो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, 4-4 गुना वो स्पीड किस तरह दिखाएं। आपके अमेरिकन अवाम कह रही है कि पागलपन है, जुबैर साहब भी कह रहे हैं पागलपन है। अब क्या हासिल करना है ट्रंप ने इस वॉर से, अब मुझे बताएं। कामरान भाई, तीन लफ्जों से मैं शुरू करना चाहूंगा। जी। मुबारक और शुक्रिया आपको, मुबारक आपने मशवरा दिया अमेरिकन अवाम को, अमेरिकन व्हाइट हाउस को, कि जो चीज आप बता रहे हैं उन्हें पहले नहीं पता। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अमेरिकन लोगों की तरफ से कोई कि मसला आपने नहीं, कोई उनकी मसला नहीं, रहनुमाई फरमाई। बहुत देखें, और खुशी इस हमारा बात तो की हुई काम है है कि रहनुमाई करना, चाहे पाकिस्तान से मजाक भी नहीं, कर रहे हो आप। जी नहीं नहीं नहीं, कि पाकिस्तान से आपने इतना अच्छा मंजरनामा पेश किया, जहां पे अभी कल ही 75 अरब रुपया को जेब में डाल के तो पतली गली से निकल गए। अब मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपने यानी कि पाकिस्तान और अमेरिका को दो दुश्मन, आप बन गए अमेरिकन, आप बन गए सिर्फ अमेरिकन और हम बन गए सिर्फ पाकिस्तान। हम तो खैर सिर्फ पाकिस्तानी हैं, लेकिन कमाल आपने बात की है, तंज का तीर जो चलाए आपने। जी जी जनाब, मैं तो वेल विशर हूं अमरीकी अवाम को, उनको बता रहा हूं साजिद तारड़ साहब और उनके प्रेसिडेंट आपको तबाह कर रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेशर डाल के प्रोटेस्ट के बाहर निकले जंग से। जी एब्सोल्युटली नॉट। इन्फ्लेशन रेट रेट 2% पे, एब्सोल्युटली नॉट में पाबंदी है इधर, ये हमें नहीं पसंद जुमला मुझे। जी अभी जो आपने बात की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है, इन्फ्लेशन रेट 3.5% है। जी। और दूसरा आपसे करना चाहूंगा, आपने कहा कि हमारा असला खत्म हो गया, चाइना सुपर पावर बन चुकी है। सिर्फ जिबूती में एक आर्मी बेस है उनकी और 2 उनके कैरियर हैं, और आज तक कोई बैटल टेस्टेड ही नहीं है। चाइना ने आज तक जंग ही नहीं लड़ी। चले आगे चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फरमाया है, खुद उनकी स्टेटमेंट है, फॉक्स में आज लिखा है कि IRGC जो है 90% हथियार अपने फायरिंग पावर लूज कर चुकी है। लेकिन साथ ही देखें दूसरा टोपी ड्रामा, ये ईरान ने एक अमेरिकन शहरी को रिहा कर दिया जो 2024 से वहां पे था। प्रेसिडेंट साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया, साथ वर्डिंग कोर्ट ए ग्रेट जेस्चर ऑफ गुडविल। और दूसरा अर्ज किया जाए कि यहां पे ये सूरत हाल ये है कि IRGC कंट्रोल हासिल कर रही है, किस डायरेक्शन में लेके जा रही है। अमेरिका वहां रहता है तो किसके फायदे में है? इजराइल के फायदे में है। जी जी। अगर आपने खुद अपने इब्तिदाई में फरमाया है कि चाइना की सप्लाई लेन, एनर्जी सप्लाई को इंटरप्ट करना ऑब्जेक्टिव था, वो उन्होंने कर लिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना को वार्न भी कल परसों किया है कि आप प्लीज इज्तनाब करें इन चीजों में। मैंने चाइना का लफ्ज यूज नहीं किया, आपने बताइए चाइना के मतलब क्या कह रहे हैं आप, मैंने क्या कहा है या आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे थे ना कि ओवरऑल शायद आपने पिक्चर ड्रा की कि अमेरिका इज आउट ऑफ डिफेंस बिजनेस और बिल्कुल नहीं वो कमजोर हो आपका इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप कह रहा है, मैं नहीं कह रहा भाई, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। नहीं, 700 आर्मी बेसिस हैं, पकौड़े नहीं तले जा रहे वहां पे। अच्छा। वहां पे सारे मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका इज द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, ये याद रखा जाए। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि स्पेस फोर्स प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने बनाई थी, स्पेस आगे स्पेस फोर्स बिल्कुल। और जो उसके बाद अगली अर्ज करना चाहूंगा, स्पेस एक्स, ये फ्यूचर के अंदर तो जहाज बेमानी हो जाएंगे, सिर्फ स्पेस के अंदर गेम होगी सारी। आपने देखा मतलब स्पेस पे डिसाइड करेगा अमेरिका या ट्रंप साहब के जी अब हमने ईरान की इस बिल्डिंग को फला की, इस बिल्डिंग को लाना उड़ जाएगी। अच्छा, आपको पता है 90,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज खत्म की जा चुकी ईरान के अंदर उड़ गई है। आपको पता है ईरान के हालात जो वहां पे जो इस वक्त सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या है। और दूसरा उसमें देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो प्लीज मैं ये बार बार ये कहता हूं कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी ये समझ रहा है कि सियासी क्यादत कमजोर हो चुकी है और IRGC कंट्रोल हासिल करती जा रही है, जो कि बहुत खतरनाक सिनेरियो है ईरान के लिए। आपने खुद फरमाया है कि अमेरिकन मेनलैंड को तो कोई मसला ही नहीं है ना, दर हकीकत प्रॉब्लम तो GCC कंट्रीज का है, ईरान का है, इजराइल का है। और इजराइल को तो जंग चाहिए जितनी नहीं मसला तो देखिए मैं आपको बताऊं साजिद भाई, मसला तो अमेरिकन अवाम की बदहाली का भी नहीं है, क्योंकि उनसे जब ट्रंप से पूछा कि अमेरिका की इकॉनमी तबाह हो रही है, लोगों के बिल बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा अमेरिकन अवाम का मसला ही नहीं भाई, होते रहे, मेरे लिए तो ईरान वॉर जरूरी है। तो मसला ये नहीं आपका, कंटिन्यू करें आप आगे। जी नहीं, देखें इस वक्त मैं जिस तरह आपको पहले कह रहा हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी मैंने नहीं, मुझे एक बात बताएं, इससे ट्रंप ने अब क्या हासिल कर रहे हैं, अब ये बताएं। वो अब कह रहे हैं कि हम बाबुल मंदब बंद कर दें, कि वहां उनके हूती अलायंस में अगर बाबुल मंदब बंद हो गया ना तो आपको पता है कि यूरोप का पूरा रास्ता खत्म चौक हो जाएगा। और बाबुल मंदब अगर बंद हो गया इधर से अब हुर्मुज़ से लेकर यहां तक सब बंद, फिर आप क्या करेंगे?
बिल्कुल बंद नहीं होगा, ये आप देखेंगे अगले आप तो आने ये भी वाले। कह रहे हैं कि आपने हुर्मुज़ बंद नहीं है। डॉलर आपका प्रेसिडेंट कह रहा है, इतनी बड़ी फैक्चुअली रॉन्ग कोट करी जा रहा है रोज बैठ के, और वो इंटरव्यू लेने वाला भी हंस रहा है इस बात पे को बंद नहीं है। वो बंद ही है मेरे भाई, वो भी बंद हो जाएगा। आप बंद कराएंगे उसको भी सैटेलाइट से, खोलिएगा फिर। लेकिन नहीं नहीं, लेकिन एक देखिए, एक सिंगल बूंद नहीं आती वहां हरमुज से गुजर के अमेरिका पे। इशू तो वहां पे उन रीजन का है उसका। और दूसरी ये बात देखिए, यहां तक नहीं जाएंगी चीजें। यहां तक एक 7 दिन का डेट दी गई है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, उससे पहले ही देखेंगे आप 7 दिन में मैं, चीजें। ठीक है, जनरल साहब से पूछ, जनरल साहब 7 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के रिजॉल्व को तोड़ देगा, या आपको लगता है कि अमेरिका की जो है वो 7 दिन क्या अभी 70 दिन शायद लग जाए मजीद, और आगे मसला बढ़ता जा रहा है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा जिस तरह साजिद तारड़ साहब और ट्रंप साहब सोच रहे हैं? देखिए कामरान भाई, मैं जैसे आपने इंट्रो में पहले जुमला कहा कि आपको समझ नहीं लग रही कि ट्रंप हमारे साथ क्या कर रहा है, आई थिंक अमेरिकन अवाम को भी समझ नहीं लग रही कि ट्रंप उनके साथ क्या कर रहा है। और देखिए, जब आप जंग शुरू करते हैं आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आप इस जंग का आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके मुताबिक अपना प्लानिंग करते हैं। तो आप ये देखें कि मेरा ख्याल है अमेरिका के मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो ना बना सके और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप करे, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। और साथ उसके लिंक्ड अप थे कि प्रॉक्सीज को वो सपोर्ट ना करे, मिसाइल प्रोग्राम को कैप करे, बट मेन ऑब्जेक्टिव एक था कि ईरान जो है न्यूक्लियर हथियार ना बनाए। तो वो तो देखिए MOU में, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिख के दे दिया था। और अमेरिका जैसी सुपर पावर को ये सूट नहीं करता कि इस किस्म के बयानात बाद में दिए जाएं, और ईरान को भी ये सूट नहीं करता था कि उसकी पहली क्लॉज ही इस्लामाबाद MOU की ये थी कि हॉस्टिलिटीज को जो फौरन, लेकिन जनरल साहब मुझे एक बात बताया ना, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग को तो उन्होंने ट्रेस पास कर दिया दोनों ने। अब जो साजिद साहब कह रहे हैं कि 7 दिन की हमने डेडलाइन दी है कि 7 दिन में मामला, आपको लगता है 7 दिन में सब कोई मामला रिजॉल्व हो जाएगा? ये इतना मारेंगे ये ईरान को? देखिए 7 दिन तो मेरा जी देखिए, ईरान को 40 दिन अगर पूरी जोर लगा के और उसका जो ऑब्जेक्टिव था रजीम चेंज नहीं कर सके, और वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव थे अपने वो पूरे नहीं कर सके, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को नहीं खुलवा सके। इस वक्त भी देखिए ईरान की प्रेजेंस है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में, और जो अमेरिकन है सिर्फ ओमानी वाटर्स में ऑपरेट कर रहे हैं। वैसे तो आज भी 9 जहाज़ वहाँ से ट्रांजिट किए हैं, छोटे बड़े जहाज़, 9 जहाज़ आज भी कंफर्म्ड है कि ओमानी वाटर्स से अमेरिकन ने एस्कॉर्ट करके निकाले हैं। लेकिन टोटल 21 किलोमीटर का इलाका है, देखिए आज भी फुली अमेरिका उसको कंट्रोल नहीं कर सका। और जहाँ तक ईरान का देखिए, ईरान की जो टरेन है, 7 मेरा दिन क्या 7 हफ्ते में भी ईरान पे ये कब्ज़ा नहीं कर सकते। अगर इन्होंने हमारे ट्रुप्स उतारे तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी गलती होगी। ये उनका कब्रिस्तान बड़ी गलती क्यों होगी सर? गलती क्यों होगी? अगर ट्रूप उतारते हैं तो क्यों गलती होगी, आप बताएं। देखिए वो सूट ही नहीं करता उनको। देखें वो अमेरिकन ट्रूप्स की वो मोटिवेशन ही नहीं है जो ईरानी अवाम की मोटिवेशन है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि ट्रूप उतारने से पहले इनकी बहुत बड़ी नेवल प्रेजेंस है, 2 इनके एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी में मौजूद है। ये क्यों नहीं पूरी तरह से स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवा सकते? बिकॉज जोग्राफिकली उनको, ईरान को बहुत बड़ी एडवांटेज है, उनकी असॉल्ट बोट्स हैं और वहाँ एक अच्छी खासी उनकी प्रेजेंस है। तो ये देखिए बातें बयान तो आप जो मर्जी देते हैं बैठ के कि सुबह दें कुछ और शाम को। देखिए ट्रंप साहब देखें, जब इलेक्शन ये जीत रहे थे या पावर में आए तो इन्होंने कहा कि मैं 1 हफ्ते में यूक्रेन की जंग बंद करा दूंगा। देखिए आज इनको 2 साल होने वाले हैं, यूक्रेन की जंग बंद नहीं करा सके। तो मेरा ख्याल है बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, कर रहा है, तुर्किया कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ठीक सर, आप लगता है आपको, लेकिन आप देखें अभी तारड़ साहब जो है वो तो इन कोशिशों की बात नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं मिलिट्री माइट की वजह 7 दिन में हम सब कुछ सीधा कर देंगे। और आई थिंक 7 दिन तो इन्होंने कह दिया, ट्रंप तो शायद हर 3 दिन का अपने आपको देता है डेडलाइन कि 3 दिन में कर देंगे, फिर 3 दिन गुजरते फिर 3 दिन में कर देंगे। जी जनरल साहब देखिए कराम, रियलिटी ये है कि अमेरिका की पूरी GDP को 130 या 35 ट्रिलियन डॉलर्स की है, और उन पे कर्जा 140 ट्रिलियन डॉलर्स का है। तो इतनी ज़्यादा कोई वहाँ पे रोज़ी पिक्चर इकोनॉमी की नहीं है अमेरिका के अंदर। और अमेरिका जैसे मैंने कहा कि 40 दिन में जो नहीं कर सका, ये 7 ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। 7 दिन में क्या करेगा? बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया सर। दोबारा आपके पास आता हूँ। राणा साहब, एक तरफ तो ये खबर चल रही है कि ईरान ने, अभी ब्रेकिंग चल रही है, राइटर्स ने भी कोट किया उसको,
कि ईरान ने कहा अगर हमारे बिजली घरों पे या बिजली पावर सेक्टर पे हमला किया अमेरिका ने, तो हमने हूतीस को कह दिया कि जनाब ये बंद कर दो, ये जो रेड सी का रास्ता जो है ना उसको बंद कर दिया जाए। तो आपके नज़दीक ये अब होता हुआ नजर आ रहा है, ये जो साजिद तारड़ साहब कह रहे हैं वो होता नजर आ रहा है कि 7 दिन में सब खत्म हो जाएगा, सारा मामला ठीक हो जाएगा? बहुत शुक्रिया कामरान साहब, मैंने बड़ी तफसील से सारी बात सुनी। जो साजिद तारड़ साहब ने कहा ना कि IRGC ने एक अमेरिकन शहरी को क्यों वापस किया, मैं वहाँ से शुरू करूँगा बात जी। मतलब ये जो पासदारान हैं और बड़े इनकलाबी हैं, सब कुछ हैं, वो क्यों दे रहे हैं? सवाल तो ये है ना कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप तूफ़ान ला रहे हैं, इनकलाब ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो खातून किसने मांगी थी? किसके बदले में रिहा किया उन्होंने? क्या रियायत ली है? ये तो एक कमज़ोरी की बात है, ये कोई जेस्चर तो नहीं है। और ट्रंप जैसे बंदे के साथ जेस्चर किस चीज़ का? वो तो बिल्कुल मानता नहीं है किसी चीज़ को भी। थैंक यू कह दिया, उसके बाद कहेगा फिर और लाओ, फलां बंदा भी रिलीज़ करो, वो तो रुकेगा ही नहीं। ट्रंप की तो ये आदत है। मतलब जिस शख्स की अपनी गुफ्तगू ये है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर 20% को कहता है कि नहीं ये तो काबिल अमल ही नहीं है, मैंने दूसरा काम कर लिया, मुझे सारे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देंगे। जैसे वो आता है ना फेरे पे बंदा के मैं नया आया हूँ ठेकेदार तुम्हारा, तो वो सदर ट्रंप जब पूरे गल्फ़ में फिर टूर के गए थे, कहीं जहाज़ ले गए, कहीं पैसे ले गए, कहीं वादे ले गए, तो वो एक नया दौर है कि जी जंग हमने लड़ी है इसराइल के लिए, लेकिन पैसे लेंगे हम गल्फ़ से। ये उनकी गल्फ़ की अपनी कमज़ोरी है या नहीं है, ये उसका मसला। जो आप रेड सी की बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में क्या ये आखिरी नहीं होगी फिर कोशिश ईरानियों की, अगर ये बात दुरुस्त है कि उधर वो जाएंगे तो फिर वहाँ पे पाकिस्तान भी मौजूद है ना, सऊदी अरब में, वो किसको रोकने जा रहे हैं? आपको और हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि फिर हम तो ये ईरान को पहले भी कह चुके हैं कि आपने सऊदी अरब की तरफ नहीं देखना, हमारा उनके साथ दिफाई पैक्ट है, हम आपके साथ भी खड़े हैं, लेकिन अगर आप उधर जाएंगे तो फिर रिएक्शन बहुत दूसरी तरह से होगा। तो आपके ख्याल में फिर हम वहाँ किस लिए बैठे? लेकिन राणा साहब, तो पाकिस्तान की बात ईरान समझ रहा है, हुआ। ईरान समझ रहा और सुन रहा है। अब ईरान सुने, समझे, समझ भी रहा है, देख भी रहा है, अमल भी किया है। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है जो खबर आ रही है कि जी उन्होंने कह दिया है, तो फिर उसका जवाब भी बड़ा ठीक ठाक किस्म का मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि आप पहले गल्फ़ ममालिक को हम बचा रहे हैं हर तरह से, एक ईरान और इन दोनों को के आपस में ना लड़ें। आज जो कालिबाफ साहब ने कहा है कि जी हमने तो ऑर्डर जनरल ऑर्डर किया हुआ, बिल्कुल ठीक बात है कि उनकी कोई आपस में इंटरेक्शन ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं रहा कम्युनिकेशन का, कि बस ठोक दो, जिधर से हमला है उधर से कर दो। तो ये कितने दिन चलेगा? ये जो माइट वाली बात है ना, मिथ और माइट तो अमेरिका की टूटी है, लेकिन अगर मैं और आप ये गुफ्तगू करें कि जी उनकी जो मिलिट्री पावर है वो खत्म होगी, तो ये बिल्कुल नहीं, ये तो कोई कह नहीं रहा सर, और ये तो बैठे कोई हुए हैं अहमद अभी। होगा जो कहेगा कि नहीं नहीं, मैं अपनी बात मैं रहा। अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर हम ये बात करेंगे, मैं भी ये नहीं कह रहा आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगर हम ये समझें तो हम बिल्कुल गलत समझेंगे। हमें ना, मैं उनसे मरूब हो रहा हूँ क्योंकि ये जो तालिबान है, ये जो IRGC वाले हैं, ये दोनों एक है, इनको अवाम की कोई परवाह नहीं है, इन्हें अपनी अथॉरिटी चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। तालिबान ने कोई किया है ख़वातीन के लिए, किसी के लिए? पूरा अफगानिस्तान मलिया में 2 दफ़ा करा लिया, दोनों दफ़ा में क्या किया उन्होंने? अब ईरान के साथ जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है, वो जवाबन क्या कह रहे हैं, हम फलां जगह पे भी कर देंगे। भाई हिजबुल्लाह का क्या बना है? हमास का आपने क्या किया? 80,000 शहीद करा दिए एक हमास के हमले से, उसके बदले में क्या हुआ है? वो किसने कराया? आप ही खड़े थे ना उसके पीछे। उर्दन मिस्र तो गुफ्तगू भी नहीं कर रहे थे आपके साथ, ना एक बंदे को ले रहे थे। तो आप जो लड़ाई फैलाने के चक्कर में हैं, तो ये जो अरब मुल्कों ने बहुत मैं समझता हूँ कि रुक रुक के जवाब दिए हैं, फिर ये खोल देंगे आप वो जंग जिसमें फिर कहीं पे भी आपके लिए, खुद ईरान के लिए रास्ता नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि इनकलाबियों को भी थोड़ा सा होश का नाखून लेने चाहिए। उनकी बचत हो गई है इन शहादतों पे। ईरान के अंदर एक इस्तेहकाम आया है, लोगों ने अपनी ईरानी अजमी असबियत का इजहार किया कि हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। वो इनकलाब की कहीं बात नहीं हो रही थी, गुफ्तगू नहीं हो रही थी शहादतों के ऊपर। सारे लोग पाकिस्तान के अंदर भी जितनी मर्जी इख्तलाफ हो, इंडिया ने हमला किया, हम सारे एक हो गए, ये तो होता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप इस तरह जाएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही करवा लेंगे, इसका जवाब देना चाहिए ईरान को पब्लिकली कि हमने ये अमरीकी शहरी क्यों वापस हुआ। सिंपल सी बात है कि आपके अंदर, आप तो बिल्कुल इंटेलिजेंस नेटवर्किंग आपकी है ही नहीं। मुसाद इतनी घुसी हुई है, आप जर्नैल नहीं बचा सके, अपने रैबर को नहीं बचा सके, आप एटमी साइंसदान नहीं बचा सके। आप सिर्फ हम पे वो लोग मुसल्लत कराते रहे जो इंडिया से आके करते रहे, और हम आपको समझा रहे हैं कि हमारी बात ही मान लो यार। हमारे फील्ड मार्शल आपके पास इसलिए नहीं गए थे कि आप ये नया काम शुरू करा दो। रास्ता ले लेना चाहिए।
ईरान की इनकलाबी क़यादत को ये समझना चाहिए कि ये जो सियासतदान बयान दे रहे हैं ना आपके, वो पीछे से पासदारान ने जिनको वो कह रहे हैं काले बाप साहब के जी हमने तो जनरल ऑर्डर किया हुआ जहाँ मर्जी ठोक दें, उसमें आम अरब मुल्कों का भी नुकसान, आम शहरियों का भी हो सकता है और अमेरिकन इंस्टॉलेशन का भी हो सकता है। चेक तो कर लें कि वहाँ पे नुकसान कितना हुआ है और ईरान का कितना हुआ है। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जनूबी ईरान पर हमला अमेरिका का जारी है। जजीरा कशम के करीब उन्होंने ये भी क्लेम किया ईरान ने कि हमने अमेरिकन प्रोजेक्टाइल्स मार गिराए और ये जंग इंटेंस होती नज़र आ रही है। लेकिन ये बात समझ नहीं आई, दोबारा पूछी जाएगी तारड़ साहब के 7 दिन में जंग तो रैपअप होती मुझे नज़र नहीं आ रही। और ज़ुबैर साहब के लिए एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाएगा, अगर हूतीज़ की लड़ाई हो जाती है तो पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन में होगा और बड़ी टफ सिचुएशन में होगा, क्योंकि सऊदी अरब जो है उसके साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, इसको किस तरह डील करेंगे। मेरे सामने डाटा मौजूद है कि किस तरह गल्फ़ के अंदर प्रोडक्शन नीचे जा रही है गल्फ़ कंट्रीज़ की ऑयल की, और अगर ये बाबुल मंदब बंद होता है फिर तो बहुत ही बड़ी तबाही, क्योंकि यूरोप का भी 11 से 12% एनर्जी कॉरिडोर ये है। और साजिद तारड़ और ट्रंप साहब जो है वो नहीं मेरा ख्याल है रोक सकेंगे अगर ईरान आमादा हो ही गया इस तरह की एक्सट्रीम मेजर लेने पर। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं जी। नहीं जी, अभी ब्रेकिंग स्टोरी चल रही है कि यमन के मुजाहमती तंजीम जो है अब्दुल मालिक हौज़ी उनके लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने तंबीह की है सख्त सऊदी अरेबिया को। उन्होंने कहा है कि अगर सऊदी अरब यमन के ख़िलाफ़ जहारियत में शामिल रहा, ये भी ब्रेकिंग चल रही है, तो हम सऊदी अरब में तेल तनसीबात पर हमला करेंगे। ये क्या तो हौज़ी लीडर जो रहा है अब्दुल मालिक हौज़ी जो है वो क्या तो रहा है कि यमन में खैर सऊदी अरब में क्या इंटरफेयर करना है, ये तो वो प्लान है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम ईरान के पावर प्लांट्स पे हमला करेंगे, तो उसके बाद ईरान ने कह दिया अगर आप करेंगे तो हम बहरे मंदब बंद कर देंगे। उस चक्कर में बंद हो रहा है। साजिद तारड़ साहब, ये तो आप हारते हुए नजर आ रहे हैं भाई, यहाँ पे ईरान के हाथों सारी हारते हुए हम नजर आ रहे हैं, मतलब कि इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो आप कह रहे हैं 7 दिन में जंग खत्म हो जाएगी। मैं तो हैरान। देखिए उसमें कामरान भाई, मैं 2 चीजें अर्ज करना चाहूंगा। मैं ईरानी लोगों से बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं, ऐसे थैंकलेस है। अब देखें कि पाकिस्तान को छोड़ के पहले कतर की तरफ गए, फिर उसके बाद आप जरा अंदाजा लगाएं, मैं ये इस्लामाबाद अकॉर्ड के जितने पॉइंट थे वो सारे के सारे इनके हक में थे, इनके फेवर में थे। वहां से फिर उसके बाद जब इन्होंने हमला किया तो यहां पे एक नई बात आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने अमेरिका को कहा कि हमने ये हमला नहीं किया, IRGC ने हमारी मर्जी के बगैर किया है, और हमारे जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने बिल्कुल उसको मानने से इनकार किया। तो दर हकीकत इस वक्त वहां पे एक फिश मार्केट बन चुकी है कि और पता नहीं वो दुनिया के साथ क्या करेंगे। भाई आपका क्या ताल्लुक है ईरान में? फिश मार्केट बने ना बने, आपका तो काम ये था खित्ते से आराम से चले जाते और गल्फ कंट्रीज और पाकिस्तान बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे थे। पाकिस्तान की मिलिट्री स्टाफ ईरान के साथ हम काम दिखा के वो आपने हरबस भी खोल, आप फिर आ गए वापस। भाई मसला क्या है? आप अपना मुल्क संभालें सर। आप इजराइल के पपेट शिप कब तक बने रहेंगे? टाउट इजराइल का अमेरिका जो कतर के शिप के ऊपर जब हमला उन्होंने किया था तो उसको हमला किसने किया था? ईरान ने पहले। हाँ, तो वो ईरान कह रहा है ना कि हमारे थ्रू जाए ना, आप तरीके से जाए आप। नहीं देखें, आगे भी फ्यूचर में ऐसे ही होगा, लेकिन काबिल एतमाद नहीं है ये लोग। ये बिल्कुल मैं ये बताना चाहूंगा, ईरानी लोग जो हैं वो खुद कंफ्यूज भी हैं, और वहां पे कई मुख्तलिफ किस्म के फिरके चीजें बन चुकी हैं जो कि खुद उनके कंट्रोल में नहीं है। दे हैव बिकम एन इशू। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब आपके डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद जो आपके पार्टी के रहनुमा है, वो जो उन्होंने कहा पावर प्लांट उड़ा दूंगा ईरान के, अब हौजियों ने तड़ी लगा दी है सऊदी अरब को मेरे भाई कि हम आपके तेल तनसीबात उड़ा देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों की वैसे ही जंग बढ़ती जा रही है। आप कह रहे 7 दिन में सैटेलाइट ले आएंगे, खत्म कर देंगे। तारड़ साहब 7 दिन से पहले, 7 दिन तो बहुत दूर की बात है। 7 दिन से पहले 40 दिन में आप खत्म नहीं कर सके 7 दिन? यार कमाल कर दिया। मैं कहता हूं टेबल पे आएंगे। ये देखे ना उन्होंने हॉस्टेज क्यों छोड़ा है, इस बड़ा सवालिया निशान है। क्यों छोड़ा उन्होंने हॉस्टेज को? वो बात करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल आप देखेंगे जनरल साहब ये कह रहे हैं वो बात करना चाहते हैं। वो तो बाबुल मंदब भी बंद करना जा रहे हैं, वो तो रेड सी की भी ट्रांसपोर्ट रोकने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे सामने अगर ये चार्ट हम दिखा सकें, जब से जंग शुरू हुई है इससे इतना हमारे ब्रादर मुल्कों को नुकसान हुआ है। सऊदी अरेबिया इस जंग से पहले आप देखें कहाँ खड़ा हुआ है, ऑयल जो कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ फरवरी 26 की, और उसके बाद डाउन होता 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 जो है वो ऑयल की प्रोडक्शन कहाँ पे आ गई है। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन, ये सब वो मुल्क है जिनकी इकॉनमी जो है ऑयल पे बेस करती है। साजिद तारड़ साहब 7 दिन का हमें जलवा दिखा रहे हैं, ट्रंप 3 दिन का जलवा दिखा रहा है। वहाँ पे जो जनरल साहब वो तो हौजी जो है वो भी कूद रहे हैं बीच में। जनाब आप बताएं पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये सर? सऊदी अरब को तड़ी लगा रहे हैं वो। देखिए मैं ये कहना जी बिल्कुल, देखें ये बयान जो उन्होंने दिया है, आप देखें कामरान भाई के होती भी मुसलमान हैं
और यमनी गवर्नमेंट भी मुसलमान है, जी जी, और सऊदी भी मुसलमान है, ईरान भी मुसलमान है। ये सारे इस्लामी ममालिक हैं, और अगर आपस में ये लड़ पड़ते हैं, चढ़ दौड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये किसके गेम प्लान को ये इजराइल बड़ा succeed खुश करवा होगा और देंगे। अमेरिका को तो परवाह कोई नहीं इस और बात की। किसके एक जी, तो फिर तो आपको दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है। आप वो करना चाह रहे हैं जो इजराइल करना चाह रहा है। और जहाँ तक देखें बड़ी ताकतों की बात है, अमेरिका को आप ले लें, बरतानिया को ले लें, फ्रांस को ले लें, और जितने भी ये देखें कॉलोनियल पावर थी, जहाँ जहाँ ये गई हैं वहाँ उन्होंने गंद किया है, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, और वहाँ हालात पहले से ख़राब कर दिए। लेकिन तारिक भाई आपके पाकिस्तान का सामने बताए ना, वियतनाम की हमारा एक example है। डिफेंस पैक्ट आपके- है सऊदी अरब के साथ, तो फिर हम भी इन्वॉल्व हो जाएंगे सऊदी अरब के डिफेंस में। हमें तो करना पड़ेगा फिर कुछ ना कुछ, अगर हूतीज आ जाते हैं। देखें जहाँ देखें हौतीज़ के पास एक तो बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है, काफ़ी सारे कमज़ोर हो चुके हैं। हौतियों के इलाके के सामने एरिट्रिया का इलाका आ जाता है, जहाँ पे इसराइल की प्रेजेंस है, उनके साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। बाबा मंदल का ख़ास इलाका जो डिजबूटी के सामने है, और यमन का मयाम जजीरा है, ये फ़िलहाल तो यमन के कंट्रोल में है। तो हौती कर तो सकते हैं, बट इन्हें ऐसी मार पड़ेगी कि इन्हें समझ नहीं लगेगी। मेरा ख्याल है बेटर असल सेंस में प्रिवेल सर, करने जा जनरल रही साहब है। बताओ मसला क्या है। ईरान- ये जो रास्ते हैं ना, आप तो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। यहाँ पर आपको अपनी फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है। आप एक ड्रोन फेंकें, और वो जो कमर्शियल वेसल है वो बेचारे तो बिजनेस करने आए हुए ना वहाँ पे, आप एक अपने जजीरे से ड्रोन फेंकते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, और तेल का भरा हुआ जहाज है वो, कोई इंश्योरेंस कंपनी पहली बात तो उठाने को तैयार नहीं उसको। जी, दूसरा जो है वो जहाज खुद कमर्शियल एक्टिविटी वो करेगा क्या? ईरान और हौतियों को यही एडवांटेज है ना, उसके लिए बड़ी मिलिट्री माइट, साजिद तारड़ साहब जितनी मिलिट्री माइट नहीं चाहिए अमेरिका वाली, उसके बगैर ही तकनीक का इलाज नहीं चाह रहे हैं वो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि टेलीग्राफ की स्टोरी है जिसमें उन्होंने बताया कि हूती जो है ना, ईरान की जानिब से उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी अल शबाब मिल रही है, अभी मिल रही है इस वक्त, ताकि आपने हुरमुज़ के साथ आपने मंदब यानी दोनों तरफ में एक ब्लॉकेट कायम किया जाए। और बाबुल मंदब दुनिया की अहम तीन तजारत गाहों में, जहाँ सालाना समुद्री तजारत का तकरीबन 10 से 12% हिस्सा गुजरता है। अक्टूबर 2023 में आमिर इलियास राना साहब आपने जवाब दे रहे हैं इस बात का, अक्टूबर 2023 में गजा जंग शुरू होने के बाद ईरान के हिमायत याफ्ता हूतीज़ ने रेड सी में तजारती जहाज़ों पर हमले शुरू किए थे, और इस तरह आलमी तजारत को मुतासिर किया था, रेट बढ़ाए थे, और दुनिया को बताया था कि जनाब हम ये काम कर सकते हैं। तो आमिर भाई, ये जो नया अब पंडारा बॉक्स खुल रहा है, बयान भी आ गया हूतियों के लीडर का, सऊदी अरब को भी वो तड़ियाँ लगा रहे हैं, कहाँ जाते हुए देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए आप चैलेंजेस? देखें ये जो सिंपल सी सिचुएशन नहीं कमरान? है, ये कट्टे जो नए खोल सर, रहे आ हैं रहा हूं ईरान, आपके पास, जरा साहब, एक तो आमिर साहब के पास आ रहा उसको हूं। बड़ी समझ आ जानी चाहिए जी। कि जब हम मौजूद है ना सऊदी अरब में, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि हमारा एक दिफाई पैक्ट है। सऊदी अरब ने एक ख़ास हद तक उनको रिस्पॉन्स नहीं किया, और बातचीत से कोई रास्ते बनाते रहे कि भाई बाकी आप सऊदी अरब के अंदर हमले ना करें। इस वक्त वो जो हमला करने जा रहे हैं ना, आप मुझे बताएं कि ईरान के जो हमले हैं वो इसराइल पे क्यों नहीं हो रहे? अमेरिका तो वो जा नहीं सकते, वो अमेरिकन जो शिप्स आए हुए हैं उनकी तरफ कितने हमले किए हुए हैं उन्होंने? ये सवालात हैं, ये बहुत बड़े सवालात हैं कि ईरान किसकी खेल खेल रहा है। वो जो बात हो रही है ना, इसराइल तो आराम से, इसराइल पहले दिन यही चाह रहा था कि अरबों की और ईरानियों की लड़ाई हो जाए और मैं इंजॉय करूं। अब ईरान उस तरफ ही जा रहा है। जो बात साजिद तारड़ साहब कर रहे थे, जो हमने पॉइंट पढ़े, जो MOU साइन हुआ, उसमें स्वयं सदर ट्रंप को अपने लोगों को नारे मारने के लिए कि जी मैंने तो देखा है एटमी कैपेबिलिटी उनकी ख़त्म करा दी है, मान लिया, सारे के सारे ईरान के हक़ में पॉइंट थे। मेरा ख्याल है ईरान की सियासी क़यादत भी यही चाहती थी, और वो चाह रहे हैं कि ये मामला बातचीत से हल हो जाए, जितने दिन बाद मर्जी हो। अमेरिका के सॉइल पे तो कुछ नहीं ना हो रहा, वो दुनिया भर से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है वो वेनेजुएला के तेल को बेच के पूरा कर रहे हैं। उनको क्या नुकसान हुआ है? यहाँ पे पूरी गल्फ़ की इकॉनमी जा रही है, और गल्फ़ ममालिक किस चीज़ की वजह से ईरान के अंदर उन्होंने अरबों ने अमरीकियों के अड्डे रखे थे, किसकी वजह से? ये जो प्रॉक्सी वार हर जगह पे खुली हुई थी, शाम में खोली हुई थी, लबनान में खोली हुई थी, वहाँ ये सारी चीज़ें अरबों के ख़िलाफ़ थी। वैसे आप ये नहीं कह सकते, वो जनरल साहब बड़े अच्छी बात कर रहे थे कि मुसलमान हैं सारे, ये मुसलमान उर्दन और मिस्र साथ बैठे थे गजा के, एक बंदा लिया इन्होंने ज़ख्मी, इन्होंने खुराक दी इसराइल की मर्जी के बगैर नहीं दी। आपका पॉइंट आ गया। जिसने दावे किए, एक मिनट सिर्फ, एक सेकंड, हमास के जो हमला कराया, मैं बार बार ये कहता हूँ, जिससे 80,000 लोग शहीद हुए, उसका फ़ायदा किसको हुआ? इसराइल को। आज अब ईरान जो हमले कर रहा है, ये क्वेश्चन है, ये हमारे वो लोग, हमारे जो लोग मुज़ाकरातकार हैं उनके लिए भी है कि जनाब आप इनसे बात जब करते हैं,
पूछे तो सही, आप फायदा किसको पहुंचा रहे हैं? हम जो मुस्लिम उम्मा को बचाने के लिए निकले हैं उसी के साथ वो लड़ाई हो रही है। सर आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे थे क्विकली? मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तहरीक इंसारुल्लाह के सरबराह हैं जिन्होंने बयान दिया, अब्दुल मालिक हूती ने, उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब को यमन के खिलाफ उकसा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल सऊदी अरब को यमन के खिलाफ उकसा रहे हैं और वो बाज रहे हैं और बड़ी सख्त तनबीह की। और मुझे तो लग रहा है ये बिल्टअप है इस वक्त जंग को बढ़ाने का। जी जनरल साहब क्विकली आप कुछ कहना चाह रहे थे, ऐड करना चाह रहे थे? देखें, ये बिल्डअप तो हो सकता है, बट अमेरिका की एक अच्छी बड़ी प्रेजेंस रेड सी में मौजूद है। वहाँ उनकी अब्दोज़ें आई हुई है, वहाँ उनके असॉल्ट बोल्ट्स हैं, वहाँ उनके डिस्ट्रॉयर पहुँच चुके हैं। तो ये गन तो कर सकते हैं बट ज़्यादा अरसे इसको सस्टेन नहीं कर सकेंगे। अब देखें, जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, जितनी अच्छी उनको डील पाकिस्तान ने लेके दी, इससे अच्छी उनको मिल नहीं सकती। बिल्कुल सही। पाकिस्तान उन्हें समझा रहा है पाकिस्तान और ने ईरान का आप देखें कि इनकी जी अब देखें, ईरान की जो है इन्फ्लेशन 50% थी जंग शुरू होने से पहले, आज वो 70% हो गई है। और जो एक्सचेंज रेट था वो 9.5 लाख का $1 का रियाल था वहाँ, ईरानी रियाल। सर बिल्कुल ठीक कह रहे आज वो 14 लाख रियाल पे इनको एहसास ये क्यों नहीं हो रहा? तो ईरान के लिए बड़ी मुश्किलात बढ़ जी इनको ये एहसास नहीं हो रहा अपनी इकॉनमी की तबाहाली का। चले, पॉइंट आपका आ गया, समझ आ रही है मुझे। इसलिए नहीं देखें इसलिए नहीं हो रहा कि वहां पे एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चेन ऑफ कमांड है, ठीक है, ज्यादा पावर सुप्रीम लीडर पे है और वो जो कर रहे वो आपका पॉइंट आ गया। सर आ गया तारड़ साहब, बिल्कुल तारड़ साहब, मसला बताऊं क्या है। आपने ईरान के जो है वो धज्जियां उड़ा दी, ईरान का मिसाइल सिस्टम तबाह किया आपने, ईरान का जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह किया। आप कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन रख रहे, उन्होंने कहा कि अब क्या करें, तो उन्होंने वो जिस तरह न्यूक्लियर वेपन में होता है ना म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, हम भी मरेंगे तुमको ही मार के मरेंगे, उन्होंने आपने हुर्मुस और साद आबे मंदब को मिला के अब कह दिया कि हम तो मर रहे हैं, हम तो मर ही रहे हैं, हमारी इकॉनमी भी तबाह हो रही है, जनरल साहब जो बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप को भी उड़ा देंगे। साजिद साहब ये मंजूर है आपको इकोनॉमी के? देखें बिल्कुल वायबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ 2 स्टेट्स नहीं है, दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा स्टेट्स मौजूद हैं और एक नया प्रेसिडेंट सेट होगा और हम सब इसको पे करेंगे। क्या दुनिया इसके लिए तैयार है? एब्सोल्युटली नॉट। और दूसरी इस वक्त जो बात है, मैं शायद आपने अपने इब्तिदाइया में भी कहा था, एक ब्रेक के बाद मैं कोशिश करता हूं आपसे बात करने की, कंटिन्यू ब्रेक लेते हैं जी। प्रोग्राम के दौरान जो 2 ब्रेकिंग स्टोरीज आई हैं वो बड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट्स है इस वक्त वर्ल्ड के पीस के लिए, जिसमें एक तो जनूबी ईरान पर हमला बहुत शिद्दत जारी है, दूसरी तरफ जो है वो हुती जो है वो सऊदी अरब को अब तड़ियाँ लगा रहे हैं और उनकी तेल की तनसीबात पर हमला करने की बात कर रहे हैं। ये ईरान का वो बयानी है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की रिटेलिएशन में उन्होंने कहा कि अगर ईरान के पावर स्टेशन के ऊपर अटैक होगा तो फिर सऊदी अरब के ऑयल के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अटैक होगा। बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है इस वक्त। नेक्स्ट वीक तक की इजाज़त।